आपकी नई फिल्म आ रही है गवर्नर। गवर्नर से पहले आपने बुधिया की, अलीगढ़ की, जेंडे की, जिससे जो मेरे भी जर्नलिज्म में भी आता जाता है, चार्ल्स चोपड़ा जिसको पकड़ने वाला मधुकर जेंडे। तो ये सब वो लोग रहे जो जिंदा रहे और जिनकी कहानियाँ आपने की। खास वजह है कि आप इनको चुनते हैं? न, मैं आदमी नहीं चुनता मैं स्क्रिप्ट चूज़ करता हूँ, और स्क्रिप्ट में जो किरदार है वो कैसा लिखा गया है उसको चूज़ करता हूँ मैं। किरदार देखिए कोई भी हो, चाहे ज़िंदा हो, चाहे वो गुज़र गया या वो फिक्शनल है, ज़रूरी ये है कि वो किसी बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिखे गए एक स्क्रिप्ट का हिस्सा हो, और कुछ ऐसा हो जो मैंने किया नहीं है या मुझे एक नई चुनौती मिल रही है। मुझे लगता है कि इसमें मैं बहुत सताया जाऊंगा, तो एक मैसोकिस्टिक मैं एक्टर हूँ। मुझे जितना अपने आप को मैं सताता हूँ, मुझे उतना मज़ा आता है। वंस यू आर देयर ऑन दैट जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग, आई जस्ट लव इट। मुझे हमेशा लगता है कि आप एक्टर क्यों बने हैं। एक्टर क्या सिर्फ ग्लैमर के लिए बने हैं, या फिर आप एक्टर सिर्फ इसलिए बने हैं क्योंकि इससे आपको नाम मिलेगा, पैसा मिलेगा, शोहरत मिलेगी। मेरे लिए गांव से लेकर के दिल्ली तक पहुंचने की जर्नी बड़ी लंबी थी, करीब 18 साल की। तो जब मैं निकला था तो इसलिए निकला था क्योंकि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मतलब डेस्परेशन इतना था मेरे लिए, क्योंकि मैं जिस जगह से आता हूँ उस समय बस ट्रेन वगैरह की सुविधा ज़्यादा थी नहीं। तो जाहिर सी बात है कि वो तड़प बहुत ज़्यादा थी कि मैं अलग अलग किरदार में ढलता जाऊँ। एक्टर जो है, अगर मुझे लगता है, जो मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, कि एक्टर अगर एक ही तरीके की ग्रामर को लेके चल रहा है और वही उसका उपयोग कर रहा है हर किरदार को करते हुए, तो मेरे लिए वो बोरिंग हो जाता है, वो प्रेडिक्टेबल हो जाता है। फिर मैं उसको बहुत जल्दी मैं पढ़ लेता हूँ कि ये कैसे अप्रोच करेगा, कैसे इसको परफॉर्म करेगा। मेरे लिए बड़ी प्रेडिक्टेबल चीज़ें हो जाती हैं, अनलेस एंड अनटिल कि वो किरदार के पास जाए। दिवांग क्या होता है ना, दो तरीके के एक्टर होते हैं, एक जो किरदार को अपने पास बुलाता है और दूसरा जो है जो किरदार के पास जाता है। मैं किरदार के पास जाने में यकीन रखता हूँ, और वो जो यात्रा है वो बड़ी डार्क होती है। इनिशियली आई एम वेरी हेजिटेंट टू ट्रैवल इनटू द कैरेक्टर। वंस आई एम इनटू इट, मतलब जिसको कहते हैं कि जब आप अंधेरे कुएं में रहने के जैसा है, व्हेन यू आर प्लेइंग ए कैरेक्टर, व्हेन यू आर अप्रोचिंग द कैरेक्टर, यू आर गोइंग टू हिम, वो मैं बड़ा इंजॉय करता हूँ टू बी दैट कैरेक्टर, जब तक फिल्म नहीं ख़त्म होती है। तो मेरे ख्याल से मैं उस तरीके का एक्टर हूँ। आप लोग ताली वाली नहीं बजाएंगे तो नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हम खाली हॉल में भी जो है रंगमंच करते रहे हैं और अपनी फिल्म दिखाते रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। शायद यही वजह है जो मनोज बता रहे हैं कि ऐसा कोई नकल नहीं होती इनकी, हर जगह कुछ एक नहीं। क्या कर रहे हो मनोज, इतने साल से काम कर रहे हो, कोई ऐसी चीज़ कि लोग नकल भी ना कर रहे तुम्हारी। तो जो कारण है मेरे ख्याल से यही होगा कि मनोज वाजपेयी ज़्यादा मिलता जुलता नहीं है लोगों से, सिवाय अपने कुछ अंतरंग मित्रों से। दिवांग की पार्टी बड़ी अच्छी होती है, तो मुझे लगता है कि फ्री का कुछ खाना और बाकी जो चीज़ें वस्तुएं होती हैं वो मिल जाती हैं वहाँ पे। तो उस तरफ नहीं जाते हैं, वो अभी टॉपिक आप ये बताइए कि कैसे आपने इन गवर्नर साहब का तय किया कि भाई मुझे ये रोल करना जी, है। इस फिल्म में ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी जब आप स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे तो आपने कहा अरे बाप रे ये भी किया इन्होंने, अच्छा ये भी ऐसे करूँ, क्या बातें थी वो? जी, एक तो 1991 की कहानी है, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट थी उस समय। आपको ठंड लग रही है क्या? नहीं, चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट है। मेरा नर्वसनेस ऐसे निकलता है, ठंड महसूस होती है। तो उस समय हेडलाइन, क्योंकि अखबार वगैरह कभी कभी पढ़ते थे, खरीदने की तो औकात नहीं थी, लेकिन इधर उधर पड़ोसियों से अखबार लेके पढ़ते थे। तो हेडलाइन तो मुझे याद है कि हमने प्लेज किया था गोल्ड उस समय में, और बड़ा हंगामा भी हुआ था उस समय। तो
इसके अलावा जो पीछे पर्दे के पीछे क्या क्या हुआ था और आरबीआई की वर्किंग क्या होती है, मेरे ख्याल से अंदर में जाने की अनुमति किसी को नहीं है। तो हमारे लिए हर चीज़ जो थी नई थी, और एक किरदार जो आरबीआई गवर्नर है वो व्यक्ति कैसा है, वो आता कहाँ से है, और वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी ऐसे चुनौती पूर्ण समय में वो उसको कैसे निभाता है, ये एक नई चीज़ थी मेरे लिए, मेरे पूरे 30-32 साल के सिनेमा के करियर में। तो मुझे लगा कि यार ये एक अच्छी जर्नी होगी, ना सिर्फ किरदार करूँगा बल्कि किरदार के ज़रिए कुछ जानने का, कुछ समझने का, कुछ ज्ञान बटोरने का भी मौका लगेगा। तो इसमें आप वहाँ गए, लोगों से कुछ मिले? बहुत नहीं, सारे बिहार के तो बहुत सारे ब्यूरोक्रेट हम भी होंगे, लेकिन क्या है कि आप बिल्डिंग के में जो भी है ना, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे वो उनके असिस्टेंट हो, या जो भी काम कर रहा है, उनसे वो कोई भी एसोसिएट नहीं करना चाहता है अपने आप को एक फिल्म के साथ में, क्योंकि उसको पता नहीं है कि इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, तो अपने आप को वो दूर रखते हैं। यहाँ तक कि हमारी टीम भी अलाउड नहीं थी कि अंदर जाके हम देख पाएँ उस पूरे वर्किंग को। तो बाद में उन्होंने अनुमति दी सिर्फ हमारे आर्ट डायरेक्टर को, कि ताकि वो देख पाए कि भाई स्ट्रक्चर क्या है अंदर का, हमें रिक्रिएट करने में उसको आसानी होगी। तो वो भी कुछ देर के लिए उनको ये इजाज़त मिली थी। वो एक टूर लिया उन्होंने, और फ़ोटो भी नहीं खींच सकते थे, टूर लेकर के वापस आ गए। तो ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो रिसर्च बेस्ड हैं, जो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे है, जो रिकॉर्ड में है। तो सारे मेरी भी अपनी जो रिसर्च है वो गूगल बेस्ड है हर चीज़। और मेरे डायरेक्टर की बातचीत जो हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी उनकी बेटी से जी, और उसके अलावा और किसी की बातचीत किसी से नहीं हुई। अगर देखें इस कैरेक्टर को, गवर्नर साहब को, तो मनोज, अगर कोई एक्टिंग पकड़ना चाहे या एक्टिंग का स्टूडेंट हो, ये थोड़ा सा अलग सा सवाल है, पता नहीं है भी नहीं कि सवाल, तो क्या क्या पकड़े उसमें, आपको जब देख रहा हो तो क्या क्या देखे उसमें? आजकल मोस्टली क्या होता है कि हम बैक स्टोरी पे नहीं जाते हैं, मतलब क्योंकि हम उस तरह की फिल्में ज़्यादा नहीं बनाते हैं, और चाहे फिक्शनल हो चाहे रियल हो, उसके जब बैक स्टोरी में जाके उसको बचपन से आप उसको पकड़ना शुरू करते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति, किस परिवार से आता है, कैसे उसने जो है यूपीएससी की तैयारी की होगी, कैसे वो किस तरह के दोस्त रहे होंगे, उसका इकोनॉमिक्स के प्रति रुझान था, वो कब से था, करते करते जब आप आते हैं वहाँ तक, स्क्रिप्ट तक, तो चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। बाय दैट टाइम यू आर समवेयर 50% कैरेक्टर के में जाने के लिए आपको अलग से डुबकी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जितना इंटेंस आपका रिसर्च होगा, जितना इंटेंस तैयारी होगी उसको गढ़ने में, उसकी तैयारी में, उसके बैक स्टोरी को क्रिएट करने में, फिर उसके कैरेक्टराइजेशन पे काम करने में। अब एक वीडियो था जहाँ पर एस वेंकटरमन जी का, उसमें भी वो बहुत चुप रहने वाले आदमी, अब चुप रहने वाला आदमी दिखाना है तो कैसे दिखाए, क्योंकि डायलॉग तो बोलना पड़ेगा, 2 घंटे की फिल्म है और चुप रहने वाला आदमी डायलॉग तो बोलता ही है। लेकिन आई कैन टेल यू वन थिंग कि उसको क्राफ्ट में कैसे लेके आए कि वो पता चले कि इज़ अ मैन ऑफ वेरी फ्यू वर्ड्स। ये सारे चैलेंजेस होते हैं जब हम कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा कि लोग इन सब बारीकियों पर देखें, और जो लहजा है वो उसको जितना मिनिमल कर पाएँ उतना बेहतर होता है। उससे 2 चीज़ें हो जाती हैं कि आप अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी बात को बहुत इजीली कन्वे कर पाते हैं, और दूसरा, अगर आप उसके लहजे को पूरी तरीके से पकड़ने जाएंगे तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो खो जाएगा, फिर वो आदमी सिर्फ लहजा देखेगा। और तीसरी बात होती है कि आप ज़्यादा इंटेंस तरीके से आप लहजे को पकड़ने में जाएंगे तो आप मैं कह सकता हूँ इसको पूरे दावे के साथ में कि वो लैंग्वेज बोलने वाले को आप कहीं ना कहीं ऑफेंड भी करेंगे। तो सब चीज़ों को ध्यान में रख करके किया जाता है। ये लैंग्वेज वाले हिस्से पर मैं आऊँगा, क्योंकि मैंने कई बार देखा है आपका ट्रेलर। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप एबीपी न्यूज़ पर हैं,
जी तो खबर से जुड़ी भी एक खबर है जी आपकी फिल्म के अगल बगल से भी निकलेगी वो खबर। जी। और हो सकता है लोगों ने पूछा हो, नहीं तो अब लोग पूछेंगे आपको इस पर कि ये खबर है कि ये तो सोना गिरवी रखने की बात है, लेकिन मौजूदा सरकार ने सोना बेचा, ब्लूमबर्ग की ऐसी इन्वेस्टिगेशन हुई। आपने ये खबर पढ़ी? नहीं, अभी तो नहीं पढ़ी है मैंने, लेकिन आप नहीं बोलते हुए हाँ बोल रहे हैं। नहीं पढ़ी है मैंने, क्योंकि आप ही लोगों से बात कर रहा हूँ। सुबह से उठ करके अपने रूटीन को ख़त्म करो और फिर जल्दी जल्दी भागो, थोड़ा अच्छा दिखो। लोगों को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं दिबांग से मिलने जा रहा हूँ। तो देखा, इनको आता है सवालों को घुमाना कैसे नहीं है, नहीं वो सच भी हम में इनसे नहीं, सच में कह सीखते रहा हैं। हूँ, मुझे अब नहीं मैं नहीं जा रहा हूँ इसमें मुझे आगे। मैं जानता भी नहीं हूँ। अभी जाने के साथ जैसे अभी हम लोग नेक्स्ट प्रमोशन के लिए निकलेंगे तो मैं गाड़ी में ज़रूर खोजने की कोशिश करूँगा। भाषा के देखें तो लग ही नहीं रहा कि ये बिहारी बाबू अपना ऐसे बोल रहे हैं। जी जैसे मैं शब्द में जो मैंने देखे, जी। पॉइसन, हाँ बिहार में तो पॉइजन ना होता है जी, जी जी। तो उसको सन कर दिया आपने। जी। फिर वो धन, उसको आप अगर हाँ, ध्यान से सुने तो वो दन हो गया है जी है ना जी और दूसरा जी। तो ये ये एक छोटी मोटी हरकतें करते हैं जस्ट टू लेट यू नो वेयर द कैरेक्टर इज फ्रॉम, और कितना वो बोलेगा हिंदी, कितना वो साफ बोलेगा और कितनी साफ हिंदी नहीं है उसकी, और इंग्लिश क्या वो एकदम फराटे से बोलेगा कि नहीं बोलेगा। बहुत सारे जो लोग इंग्लिश बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने रीजन को लेके साथ चलते हैं इंग्लिश में भी। लेकिन बहुत सारे जो तमिलियंस हैं वो बहुत अच्छी अंग्रेज़ी, बिल्कुल साफ अंग्रेज़ी बोलते हैं, उसमें आपको बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि वो तमिलनाडु के हैं या फिर वो कर्नाटका के हैं। तो इस तरह की तैयारियां की हैं। आई जस्ट होप दैट एवरीबॉडी लाइक्स इट। एक चीज़ ये है कि फिल्म में, इसमें आपने ट्रेलर में सुना भी होगा और डायलॉग है इनका कि बेचना और बचाना में एक ही मात्रा का फर्क है, दो मात्रा का फर्क है। नहीं, आप जो है उसको बहुत लिटरली ले रहे हैं। दो मात्रा, हिंदी की क्लास मत लगाइए। बेचना, अब ए हटा दिया, बचाना, हाँ ए हटा के चौ पे लगा दिया आ। ये शुभेंदु से पूछना पड़ेगा, ये बंगालियों को थोड़ा, खैर आगे नहीं जाता हूँ मैं इसमें। पर ऐसा कोई डायलॉग है जो आपको लगता है कि हर फिल्म में कुछ डायलॉग्स होते हैं वो बहुत चलते हैं और बहुत, आप कहीं भी जाएंगे तो लोग बोलेंगे भैया वो वाला सुना देना। हाँ। कुछ है इसमें फिल्म में ऐसे जो वो है ना, इसमें जो आप भी जब आप मेरे पास आए थे तो उसको आप दोहरा रहे थे कि कुर्सी में दिमक लगेगा तो कुर्सी नया आ जाएगा, देश दूसरा कहाँ से लाएगा सर। तो आई थिंक दिस लाइन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी प्रोमिनेंट। ऐसा कौन सा हिस्सा था इस फिल्म में जो बहुत आपको लगा कि ये थोड़ा सा मुश्किल है और आपने फिर उसको किया और एक संतोष आया कि हाँ? जी देखिए, अगर सिनेमा की भाषा में मैं बोलूं कि ये कहानी जो है ना एक इकोनॉमिक्स की है, जो आरबीआई गवर्नर है, तो लोगों को लगेगा कि मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स की बातें हो रही हैं, क्या फिल्म बनेगी। लेकिन शुरुआती दौर में जस्ट टू इस्टेब्लिश द कैरेक्टर बड़े बड़े लाइन थे, जीडीपी और फिस्कल डेफिसिट और ये सब चीज़ों को पहले तो उनको समझिए, फिर इतना पढ़ी तो इतनी बार उसको पढ़िए, इतनी बार समझिए ताकि वो पहले आपको समझ में आए। और हम लोग एक्टर लोग हैं, है ना, तो हमको उसको समझ के डिटेल में उसके बारे में जान करके, लोगों से पूछ के, लोगों से थोड़ी बहुत छोटी सी क्लास ले करके और उसका रट्टा मार के, कई बार रट्टा मार के जब मैं बोलूं तो ऐसा ना लगे कि ये कोई एक्टर बोल रहा है, बल्कि ऐसा लगे कि कोई सच में कोई इकोनॉमिस्ट बोल रहा है। बट उसको पूरे तरीके से लोगों को समझाना, परफॉर्म करना और उसको एक्साइटिंग बनाना सबसे डिफिकल्ट था, सबसे ज़्यादा। शुरू में तो करना ही पड़ेगा ताकि लोगों को पता तो चले कि भाई आर्थिक तंगी के दौर से ये सरकार जा रही है और उसमें ये आरबीआई गवर्नर अपने कुलीग्स को कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा है। वो जो शुरू का हिस्सा था वो बहुत डिफिकल्ट था। मैं भी वही समझ रहा था कि वो सब जो टेक्निकल बातें हैं वो दर्शकों को लेकिन अब फिल्म से आगे बढ़े जी, तो एक तरीके से OTT जो आया है जी, उसके एक तरीके से आप बादशाह टाइप हो गए। OTT जब शुरुआत में आया तो एक तरीके से
पगडंडी सी थी, जी अब वो फेम और जी जी उसका एक तरीके से राजमार्ग बन गई है। बहुत तरह तरह के ये रुख कैसे आपने कहा कि नहीं इस तरफ भी चल के देखा जाए? देखिए, जब पहली बार मैंने फैमिली मैन पहला सीज़न किया था, वो रनअवे सक्सेस था और उस समय कोरोना भी आया भी नहीं था। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो लोगों के पास में एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ एक ही साधन था, ओटीटी। वहाँ पर जाकर के लोगों ने वो फर्स्ट सीज़न को देखा और उसी समय सेकंड सीज़न आया, जो कि ऐसा बड़ा सक्सेस किसी ने आज तक नहीं देखा है, जितना बड़ा सक्सेस था वो। उसके कारण क्या हुआ कि जो आज का जनरेशन है उसने जाकर के मेरे बहुत सारे पिछले काम देखे, क्योंकि मैं ज़्यादातर इंडिपेंडेंट या मतलब कि जैसे कहें मिडल ऑफ द रोड टाइप की फिल्में कर रहा था। उसमें कभी ऑडियंस मिलते थे, कभी नहीं मिलते थे। मैं लगातार उस तरह की काम कर रहा था जिसमें मेरा यकीन था। लेकिन ओटीटी एक ऐसा माध्यम था जहाँ पर लोग अकेले बैठ करके किसी फिल्म को ज़्यादा एंजॉय कर सकते थे, खास करके मेरी फिल्मों को। वहाँ पर लोगों ने मुझे बहुत देखा, बहुत ज़्यादा, और मुझे पास में चॉइसेस जो थे अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़े कि लोगों को लगा कि यार ओटीटी जो है ये कम्युनिटी व्यूइंग के लिए नहीं है, ये आप बहुत ही पर्सनल व्यूइंग है। तो उसमें मनोज सही है, तो उसको लेकर के मेरे पास में बहुत सारी अच्छी फिल्में आई और मैं तो हमेशा से तैयार था। अगर आप ओटीटी के दौर में देखें तो मैं सबसे बड़ा बेनिफिशियल रहा, क्योंकि उस तरह के रोल्स मेरे पास में बहुत आए, चाहे वो जोरम हो, चाहे गुलमोहर हो, चाहे वो सिर्फ एक बंदा काफ़ी है, चाहे वो साइलेंस के 2 पार्ट, ये कई सारी चीज़ें लगातार आती रहीं और लगातार मैं करता रहा। तो मैं लकी हूँ कि आई मेड द बेस्ट यूज़ ऑफ ओटीटी। कभी उसमें कमर्शियल एलिमेंट नहीं ढूंढा, हमेशा कहानी को फॉलो किया और किरदार को फॉलो किया, एंड आई थिंक दैट वाज राइट फॉर ओटीटी उस समय में। अब चूँकि ओटीटी जो है थोड़ा फटीग भी आ गया, उसके कारण जो है और सिनेमा हॉल में भी लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, एक अच्छा समय दिख रहा है, और इसके कारण जो है अब बाकी सारी फिल्में आप देखेंगे ज़्यादातर मेरी थिएटर्स में आएंगी। गवर्नर से वो उसकी बहुत बड़ी शुरुआत हो रही है। वरना अगर ओटीटी से पहले का दौर अगर देखें तो उसमें सत्या, शूल, राजनीति वगैरह, हाँ, राजनीति, आरक्षण, नहीं, बहुत सारी सफल फिल्मों का हिस्सा रहा हूँ मैं। लेकिन चूंकि फितरत नहीं थी कि मैं ज़्यादा हर किसी बड़ी फिल्म को स्वीकार कर लूँ, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता है। वो बड़े बड़े वैन होते हैं, बड़े बड़ी चीज़ें होती हैं, मुझे लगता ही नहीं है कि मैं वहाँ पर एक्टिंग करने के लिए गया हूँ। मुझे लगता है जैसे मैं पिकनिक करने के लिए गया हूँ। सो आई लाइक टू परफॉर्म, आई एम ईचिंग टू परफॉर्म। तो मुझे मज़ा आता है जब जोरम करने के लिए मैं झारखंड के किसी माइन में जाता हूँ और 50 डिग्री का टेम्परेचर होता है और आप अपने बिना किसी वैन के, बिना किसी सहूलियत के साथ हैं, तो एक संघर्ष लगता है मुझे, और लगता है कि छोटे से पैसे में आप कुछ बड़ा काम कर रहे हो और कुछ नया कर रहे हो, कुछ नया और प्रयोग कर रहे हो। तो मुझे ये इस जर्नी में ज़्यादा मज़ा आता है। एक और जो आजकल दुनिया भर में इसकी चर्चा है, इस पर तरह तरह की आवाज़ें हैं, और कहा जा रहा है कि अब एक्टर्स की, लिखने वालों की, गाने वालों की, किसी की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना चेहरा दे दीजिए, आवाज़ दीजिए, जो भी एक्टिंग है हम करवा लेंगे। एआई की बात दुनिया भर में हो रही है, हमने देखा हॉलीवुड में तो इस पर स्ट्राइक भी हुई। कैसे आप देखते हैं इसको, कैसे समझते हैं इसको? क्या ये आने वाले दिनों में छानी वाली चीज़ है या इससे बच निकलेंगे लोग? एक बिली वाइल्डर की मैं एक वीडियो देख रहा था आपके पास आने से पहले, बहुत ही कमाल की बात की उन्होंने कि आज एआई के माइक्रोचिप के कारण आप जो है एक बार अपने सेंटर से आप ऑन करेंगे, एक समय आएगा और पूरे की पूरी दुनिया में वो टेलीकास्ट हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट होगा, वो भी समय आएगा। आप लेटे हुए हैं और टीवी को आपका ऊपर चल रहा है, वो सब समय आएगा। लेकिन आप सब्जेक्ट मैटर, आप सॉफ्टवेयर कहाँ से लेके आओगे? वो सॉफ्टवेयर जो आप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, क्या वो हर बार नया कुछ दे पाओगे आप?
और कैसे उस ज़िंदगी को, उस अनुभव को, उस बारीकियों को आप एआई के ज़रिए अचीव कर पाएंगे? वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बैठ के क्रिएट कर रहा है उसका जीवन के उन वैल्यूज़ से, जीवन के उस वैल्यूज़ को समझना, उस किरदार को समझना नामुमकिन है। उसके लिए एक विधा है जिसको हम डायरेक्टर्स कहते हैं या एक्टर्स कहते हैं। ये सारी चीज़ें जो ऑलरेडी हैं पब्लिक डोमेन में, उसी से कुछ निकाल करके आप सामने रख सकते हो। नया कैसे क्रिएट करोगे? ये उसके लिए तो हमारी ज़रूरत पड़ेगी साहब, वो हम हमेशा रहेंगे। एक और जिस पर बहुत चर्चा है आजकल वो सोशल मीडिया है जी। सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ख़ास तौर पर इसकी बड़ी चर्चा है। जैसे जो अभी मलेशिया ने किया, जो ऑस्ट्रेलिया पहले कर चुका है, वो कह रहे हैं कि भाई 16 साल के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट, इंटरनेट और एआई की नहीं बात कर रहा हूँ, सोशल मीडिया अकाउंट खोलने की। एक पेरेंट के तौर पर अगर आप देखते हैं, सोचते हैं इस बात पर, इसका कोई चिंतन है आपका इस पर? ये दो चीज़ें हैं। उसके लिए फिर आपको स्कूल्स को बोलना पड़ेगा कि अपनी पढ़ाई लिखाई जो है कंप्यूटर पे करना बंद करें और वो फिजिकल करें, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जा रहा है छोटे से, तो हर चीज़ जो वो कर रहा है वो कंप्यूटर पे कर रहा है। तो उस बच्चे को आप कैसे रोक पाओगे? मैं जानता हूँ कि अपने कंप्यूटर पे वो इंस्टाग्राम कब अब डाउनलोड कर लेते हैं और कब जो है। मेरी बेटी बोर्डिंग में रहती है, लेकिन वो हमें जो है हमेशा डर रहता है कि उसके जो दोस्त यार सब हैं, वो एक्सपर्ट हो चुके हैं उसको कंप्यूटर को हैंडल करने में, तो दे कैन डू एनीथिंग। तो उनकी इतनी इंटेंस मॉनिटरिंग कौन करेगा? ये भी एक बात है। दैट इज़ वन। पर्सनली इफ़ यू आस्क मी, आई एम ऑल फॉर इट कि बच्चे जब बड़े हो रहे हैं तो उनका ब्रेन सबसे ज़्यादा जो है वल्नरेबल होता है, वो डेवलप भी नहीं हुआ होता है। उनको उस ब्रेन को आप इतना ज़्यादा असॉल्ट हो रहा होता है इतनी सारी चीज़ों से, वो एक डेंजरस साइन है। इसीलिए हमेशा जो है मॉनिटरिंग की बात हम हमेशा करते हैं। हम अडल्ट्स के लिए आजकल शुरू हो गया है कि आप किसी रिजॉर्ट में जाइए, वो डिजिटल डिटॉक्स करेगा। सो इफ अडल्ट नीड्स अ डिजिटल डिटॉक्स, देन अ चाइल्ड हु इज नॉट इवन रीच्ड 18, हाउ इज गोइंग टू प्रोसेस सो मच which is there on social media? And I think this is something that the policy makers should really come together and think about it. जब इस सब मुद्दे की बात होती है, आप अपनी बेटी से बात करते होंगे, तो आप अपनी बचपन की तरफ भी झांकते हैं, वहाँ भी जाते हैं। किस तरह की चीज़ें आप याद करते हैं? किस तरह की चीज़ें मतलब? बचपन के बारे में। मेरा बचपन तो बहुत ही स्वच्छंद था। मैं किसान का बेटा हूँ, तो हमारे लिए खेलने की ज़मीन जो है वो ज़्यादा थी और उसकी कोई सीमा नहीं थी। हमारे बड़े होने के लिए हमारे चार दीवारी नहीं थी, पूरा का पूरा होराइजन था। तो आई ऑलवेज फील ब्लेस्ड दैट आई वॉज बॉर्न इन दैट एरिया। और जो भी सीखा, जिस तरह की परवरिश हुई, उसने एक बड़ा आयाम जोड़ा मेरी पर्सनालिटी में। और किसी भी जगह जब आप फंसते हो तो यू शुड ऑलवेज गो बैक वेयर यू हैव स्टार्टेड फ्रॉम, तो आपको जो है उसका सॉल्यूशन मिल ही जाता है। तो भगवान करे कि ऐसा बचपन सारे बच्चों को मिले, लेकिन अभी धीरे धीरे ये नामुमकिन होता जा रहा है। लेकिन अगर जितने भी पेरेंट्स हैं, अगर कोशिश करें कि अगर अपने, क्योंकि आजकल 1 या 2 बच्चे होते हैं, हम तो 6 बच्चे थे अपने माँ बाप के, तो उनको पता ही नहीं होता था कि कौन सा जो है नहर में नहा रहा है और कौन सा वाला नदी में नहा रहा है। उनको खुद ही नहीं पता होता था। वो तो हॉस्टल भेज करके इत्मीनान में चले जाते थे और भूल भी जाते थे कि एक कोई औलाद है जो हॉस्टल में है। तो ये हम लोगों को छूट बहुत थी, जिसके कारण हमने जीवन को बड़े खुले तरीके से जिया। तो इन्होंने वादा किया है कि ये दिलीप कुमार का डायलॉग भी सुनाएंगे। अरे नहीं, 2 गाने भी सुनाएंगे। और मैं देख रहा हूँ कि टाइम अप यहाँ लिखा हुआ है। आप घबरा क्यों रहे हैं? यू आर इन सेफ हैंड्स। टाइम अप लिखा हुआ भैया। मनोज वाजपेयी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी बात की और पहली बार हमारी बातचीत हुई। बातचीत कर सकते हैं हम, हो जाती है ना? हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा घबराए कम करो तुम। पूरे इंटरव्यू में इनके हाथ ऐसे कांप रहे थे। हाथ क्यों कांप रहे थे? ठंड बहुत है ना।
जब मैंने कहा ठंड है मैं आपका अपने घर में भी एसी नहीं चलाता हूँ। अच्छा, हाँ, अपने घर में भी एसी जहाँ रहता हूँ मैं वहाँ एसी नहीं चलता है। मेरी पत्नी ने कहा कि तुम पैसा सिर्फ बचा रहे हो। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे एसी में ठंड बहुत लगती है। मेरे कमरे में भी, जहाँ होटलों में रुकता हूँ, घुसने के साथ ही सबसे पहले मैं हाउसकीपिंग वालों को बोलता हूँ कि भैया स्विच ऑफ कर दो एसी। तो बिना एसी के रहता हूँ, क्योंकि ये लोग फ़ैन वगैरह तो लगाते नहीं हैं, तो बिना एसी के रहता हूँ मैं। गर्दन ज़्यादा तो नहीं हिला रहा था आज? कौन? मैं गर्दन ज़्यादा तो नहीं हिला रहा था उस इंटरव्यू की तरह? अच्छा, नहीं, आज नहीं हिला रहे हो, क्योंकि उस दिन जिस व्यक्ति का तुम कर रहे थे वो तुमको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं इस पे स्वीकृति दूं या इस आदमी को टोकूं। ओके, मनोज वाजपेयी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू देवांग, थैंक यू। এবিপি আনন্দ, এগিয়ে থাকে, এগিয়ে রাখে।